ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 114। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे नफरत से माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के बारे में सोच रहा था, जिस पर जस्मिन तसल्ली देते हुए कहती है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक मेरी सोल में मौजूद डेविलिश पॉइजन पूरी तरह से साफ हो चुका होगा। और एक मामूली माइटी हेवनली सोर्ड रीजन की तो बात ही छोड़ दो, मुझे उन सबको कत्ल करने के लिए सिर्फ अपनी उंगली उठाने की जरूरत होगी। फिर वो जानबूझकर एक ठंडी डरावनी बात कहती है, और अगर मैं चाहती हूं कि तुम मरो तो भी बिल्कुल वैसा ही होगा। अब आगे सीन चेंज होता है इल्यूजरी डेमन रेल्म की शानदार डीमन इंपीरियल सिटी में। युनचे को शाओयुन और अंडर हेवन सिबलिंग्स के साथ निकले हुए अब पूरे 3 महीने हो चुके थे, और उसके जाने के बाद से जैसे पूरा रेल्म ही बदल गया था। इन छोटे से टाइम में शहर में चल रहे खूनी झगड़े बिल्कुल बंद हो गए थे, और ऐसी शांति छा गई थी जो पिछले 100 सालों में किसी ने नहीं देखी थी। और इस नए दौर के सेंटर में थी लिटिल डीमन एम्प्रेस, जिसका हुक्म अब पूरे इल्यूजरी डीमन रेल्म में पत्थर की लकीर बन चुका था। इसी बीच ग्रैंड हॉल में मू फैमिली का मू युबाई उसके सामने घुटनों पर बैठा एक जरूरी रिपोर्ट दे रहा था। उसकी बातों से एक पुरानी दुश्मनी के खत्म होने का कंफर्मेशन मिलता है। मू युबाई रिपोर्ट करता है, आखिरी हेरेटिकल डिसाइपल्स शहर के दक्षिण छोर में मिल गए हैं और उन्हें मार दिया गया है। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से भेजे गए सभी 19 हेरेटिकल डिसाइपल्स को हमने जड़ से उखाड़ दिया है। युन फैमिली की पावरफुल प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च टेक्निक के जरिए उन्होंने इस पूरी साजिश की हर डिटेल निकाल ली थी। उनमें से 11 जासूस सुप्रीम ओशन पैलेस से थे और 8 माइटी हेवनली सोर्ड रीजन से, जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर सेक्रेड ग्राउंड्स में से थे। लिटिल डीमन एम्प्रेस शांति से सुनती रहती है। उसने एक गोल्डन ड्रेस पहनी थी, जिसके कमर पर एक रेड रिबन उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। बिना किसी मेकअप के भी उसकी ब्यूटी कमाल की थी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर ठंडे सितारों जैसी रहती थीं, आज उनमें एक अजीब सी पावर थी। जबकि उसके सबसे जेंटल एक्सप्रेशंस सिर्फ युनचे के लिए आते थे, आज उसकी निगाहें तेज और परखने वाली थीं। उसे तुरंत मू युबाई के बर्ताव में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो ठंडे स्वर में पूछती है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया? ये आखिरी हेरेटिकल डिसाइपल था। क्या प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च किया गया? मू युबाई कंफर्म करता है कि सोल सर्च किया गया था, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, क्योंकि अब जो इंफॉर्मेशन वो देने वाला था वो काफी परेशान करने वाली थी। इस एक छोटी सी खबर ने आने वाले तूफान का इशारा दे दिया था। वो सावधानी से कहता है, उससे जो पता चला है वो एक बुरी खबर है। लिटिल डीमन एम्प्रेस कमांड देती है, स्पीक। मू युबाई बताता है कि इन हेरेटिक्स के पास एक बहुत ही स्पेशल टाइप का साउंड ट्रांसमिशन स्टोन था। उनके अंदर पावरफुल साउंड ट्रांसमिशन प्रोफाउंड फॉर्मेशन सील किए गए थे, जिससे वो इल्यूजरी डीमन रेल्म से सीधे दूर दराज प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट तक मैसेज भेज सकते थे। इस खबर ने हालात बदल दिए। सुप्रीम ओशन पैलेस के जासूस तो अपने सारे 7 कीमती स्टोन्स 1 साल पहले ही इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के साथ मामला अलग था। यह सुनकर लिटिल डीमन एम्प्रेस की भवें थोड़ी सी कुट जाती हैं। वो याद करती है, यह बात तुमने कुछ महीने पहले भी बताई थी, तो फिर से इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? क्या माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के साउंड ट्रांसमिशन स्टोन्स भी खत्म नहीं हुए थे? मू युबाई उसके डर को सच साबित कर देता है। उसकी आवाज में टेंशन साफ थी। वो बताता है कि माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के 8 एजेंट्स के पास सिर्फ 3 स्टोन्स थे। 100 साल में उन्होंने 2 इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन जो आखिरी वाला था वो सिर्फ 3 महीने पहले ही इस्तेमाल किया गया था। इस एक पल में लिटिल डीमन एम्प्रेस का एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो जाता है। वो जानती थी कि इसका मतलब क्या है, और यही वो चिंगारी थी जो आगे आग लगाने वाली थी। पर बात यही नहीं रुकी। मू युबाई आगे बताता है कि आखिरी ट्रांसमिशन पूरी तरह से युनचे पर फोकस्ड था। उस हेरेटिक ने हर एक क्रिटिकल डिटेल भेज दी थी कि वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से युन फैमिली का वंशज है। डीमन किंग के अवशेष वापस लाने में उसका रोल, ड्यूक हुआई पर उसकी जीत, गोल्डन क्रो की लेगेसी का इनहेरिटेंस, और यहां तक कि लिटिल डीमन एम्प्रेस से उसकी शादी। ये सारी जानकारी अब माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के हाथों में थी। इसका सीधा मतलब था कि उस सेक्रेड ग्राउंड ने युनचे की असली पहचान लगभग पता लगा ली होगी, जिसके कारण प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में उसकी जान को खतरा था। भले ही युनचे का टैलेंट गॉड लाइक था, लेकिन वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं था कि एक सेक्रेड ग्राउंड जैसे दुश्मन से टक्कर ले सके। एम्प्रेस चुप रहती है। उसके दिमाग में हजारों बातें घूम रही थीं। वो जानती थी कि युनचे के पास प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क है, एक ऐसा खजाना जो उसे किसी भी खतरे से पल भर में दूर ले जा सकता था। फिर भी यह तसल्ली काफी नहीं थी।
उसके खुद के पिता माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के हाथों मारे गए थे और युन फैमिली के पूर्वज उनके हेवंस माइट सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन से तबाह हो गए थे। इस खबर के लीक होने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। अगर युनचे की आइडेंटिटी पब्लिक हो गई तो उसे सिर्फ एक सीक्रेट ग्राउंड नहीं बल्कि पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तभी वो एक क्रूशियल सवाल पूछती है। उसकी आवाज धीमी थी। क्या उस हेरेटिकल डिसाइपल ने साउंड ट्रांसमिट करते वक्त मिरर ऑफ समसारा का जिक्र किया था? यह सवाल सुनते ही मू युबाई का चेहरा उतर जाता है। उसे एहसास होता है कि वो सबसे खतरनाक डिटेल बताना ही भूल गया था। वो दांत पीसते हुए कंफर्म करता है। जिस दिन लिटिल डीमन एम्प्रेस की शादी थी, आपने एक बार ऐलान किया था कि आप डीमन एम्परर के सबसे कीमती खजाने मिरर ऑफ समसारा को दहेज के तौर पर देंगी। यह पूरा सेंटेंस उसने आगे ट्रांसमिट कर दिया। सत्यानाश! यह सबसे बुरी खबर थी। यही वो गलती थी जिसका अंजाम पूरे रेल्म को भुगतना पड़ सकता था। भले ही मिरर ऑफ सैमसारा डीमन एम्परर क्लैन का एक लेजेंडरी ट्रेजर था, लेकिन वक्त के साथ उसका असली मकसद खो गया था। पर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की पावर्स उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। इल्यूजरी डीमन रेल्म पर आई पिछली सबसे बड़ी तबाही इसी आर्टिफैक्ट की वजह से शुरू हुई थी। अब माइटी हेवनली सोर्ड रीजन शायद युनचे की पहचान पब्लिक में एक्सपोज नहीं करेगा, बल्कि उसे चुपके से पकड़कर मिरर अपने लिए रखना चाहेगा। इससे एक और भी डरावनी पॉसिबिलिटी सामने आती है। उन्हें पता है कि युनचे कौन है, लेकिन युनचे को इस बात की भनक तक नहीं है कि उसकी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। लिटिल डीमन एम्प्रेस तेजी से सॉल्यूशन सोचने लगती है। वो पूछती है, युन फैमिली के स्पेस स्प्लिटिंग रिंग को अपनी पावर रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा? ये वही सीक्रेट आर्टिफैक्ट था जिसे युनचे के पेरेंट्स ने प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट जाने के लिए इस्तेमाल किया था। मू युबाई बताता है कि युन फैमिली अपने सारे पर्पल वेंट डिवाइन क्रिस्टल्स उसकी रिकवरी तेज करने में लगा रही है, लेकिन फिर भी 3 से 6 महीने लग जाएंगे। यह टाइम फ्रेम बहुत लंबा था। एम्प्रेस की आंखों में ठंडी सी डिटर्मिनेशन चमकती है और वो अपना फोकस बदलती है। ड्यूक मिंग के निशान ढूंढने का क्या हुआ? मू युबाई मानता है कि पिछले 1 महीने में उन्हें कोई प्रोग्रेस नहीं मिली। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, लिटिल डीमन एम्प्रेस उसे बीच में ही रोक देती है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। ये एम्प्रेस तुम्हें 3 महीने और देती है। 3 महीनों के अंदर तुम्हें ढूंढना होगा कि ड्यूक मिंग कहां छिपा है। लेकिन जल्दी में अटैक मत करना। पहले इस एम्प्रेस को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना। भले ही ड्यूक मिंग बुरी तरह से घायल है, लेकिन उसे नॉर्मल लोग हैंडल नहीं कर सकते। तुम्हें बस ये पता लगाना है कि वो कहां छिपा है। ये एम्प्रेस उसकी जान खुद लेगी। लिटिल डीमन एम्प्रेस का इरादा बिल्कुल साफ था। ड्यूक हुआई के महल के नीचे से मिली जेड स्ट्रिप्स, जिनमें फॉलन फ्लेम डेविल आर्ट्स के सीक्रेट्स थे, उससे उसे उस ब्लड एस्केप टेक्निक के राज पता चल गए थे जो ड्यूक मिंग ने भागने के लिए इस्तेमाल की थी। अब अगर वो दोबारा उसके हाथ लग गया तो बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसकी आवाज एक ठंडी अथॉरिटी के साथ गूंजती है जब वो मू युबाई को अपना अल्टीमेटम देती है। वो ठंडे से कहती है, अगर तुम इन 3 महीनों में ड्यूक मिंग की लोकेशन ढूंढने में नाकाम रहे तो तुम सब सजा के तौर पर अपनी एक एक उंगली काटोगे। यह सुनकर मू युबाई का शरीर डर से कांप जाता है। वो घबराकर कहता है, युबाई नाकाबिल रहा। लिटिल डीमन एम्प्रेस, कृपया गुस्सा न करें। 3 महीनों के अंदर युबाई निश्चित रूप से लिटिल डीमन एम्प्रेस को फिर से निराश नहीं करेगा। लिटिल डीमन एम्प्रेस उसकी तरफ पीठ घुमा लेती है और हॉल का ऑपरेसिव माहौल लगभग असहनीय हो जाता है। वो हुक्म देती है, जाओ और युन चिंग होंग को जल्द से जल्द इस एम्प्रेस से मिलने भेजो। मू युबाई जल्दी से पीछे हटता है और हॉल से बाहर निकलकर ही उसने चैन की सांस ली। अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए वो अपनी पावरफुल नीस इन लॉ के बारे में कुछ बड़बड़ाता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। इसी बीच दूर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर फ्रोजन क्लाउड डिवाइन हॉल में सुबह हो चुकी थी। युनचे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के डिसाइपल्स का प्रोफाउंड एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए कीमती ओवरलॉर्ड पैलेट्स इस्तेमाल करने में बिजी था। अब वो उसी आइस बेड पर आराम कर रहा था जिसे चू युचान ने सालों तक इस्तेमाल किया था। अपनी स्ट्रेंथ बचा रहा था। अचानक उसके पास एक रेड लाइट चमकती है और जैस्मिन अपीयर होती। उसका चेहरा इमोशनलेस था और आंखों में एक अजीब सी लाइट थी। युनचे तुरंत उठकर बैठ जाता है। वो पूछता है, जैस्मिन तुम बाहर कैसे आई? जैस्मिन अपनी पतली सी आईब्राउ उठाती है। उसका टोन बिल्कुल इंडिफरेंट था। वो उसे याद दिलाती है, आज फेन जूचन के साथ तुम्हारी प्रॉमिस्ड बैटल का दिन है। तुम भूल तो नहीं गए ना? युनचे बेफिक्र दिखता है। वो जवाब देता है, ऑफ कोर्स नहीं भूला, इसलिए तो मैं अपनी स्ट्रेंथ रेस्ट कर रहा हूं। जैस्मिन उससे इंप्रेस नहीं लगती।
वो नोट करती है कि फेन ज्वेचन की पावर बढ़ने की वार्निंग्स के बावजूद वो चिंतित नहीं लग रहा। फिर वो टॉपिक बदल देती है और एक अच्छी खबर सुनाती है। इससे पहले कि युनचे कुछ पूछ पाता, वो नोटिस करता है कि स्काई पॉइजन पर्ल का जाना पहचाना प्यूरिफाइंग ऑरा जैस्मिन की बॉडी से गायब था। वो आगे झुकता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो पूछता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बॉडी से सारा डेविलिश पॉइजन प्यूरिफाई हो गया है? जैस्मिन कंफर्म करती है, हाँ बिल्कुल, सारा का सारा। भले ही वो अपना चेहरा घुमा लेती है, लेकिन युनचे उसके होंठों के कोने में आई हल्की सी असली मुस्कान देख लेता है। एक ऐसी दुर्लभ चीज जो उसने उनके लगभग 7 सालों की जान पहचान में कभी नहीं देखी थी। उसकी खुशी जैस्मिन के लिए दिल की गहराइयों से निकलती है, पूरी तरह उसके लिए। जैस्मिन अपनी हथेलियों को देखती है, अपनी रिकवरी पर खुद हैरान थी। वो बताती है कि उसे खुद लगता था कि एब्सोल्यूट गॉड स्लेइंग पॉइजन एक मौत की सजा है। ऐसा कहा जाता था कि ये सोल इन्वेडिंग पॉइजन प्राइमोडियल ट्रू गॉड्स के लिए भी जानलेवा था, लेकिन स्काई पॉइजन पर्ल ने इसे 7 साल से भी कम टाइम में पूरी तरह से प्यूरिफाई कर दिया था। युनचे मजाक में क्रेडिट लेते हुए कहता है, उसे याद दिलाता है कि ये वही था जिसने उसे ढूंढा था और इत्तेफाक से उसके पास स्काई पॉइजन पर्ल था। जैस्मिन इस पर स्कॉफ करती है और पलटकर जवाब देती है कि अगर वो न होती तो वो अब तक अनगिनत बार मर चुका होता। युनचे को उसके लॉजिक के आगे हार माननी पड़ती है। उनकी बातचीत तब एक इंपॉर्टेंट मोड़ लेती है। जैस्मिन थोड़े गर्व के साथ अपनी ठोड़ी उठाती है, एक और राज खोलने के लिए तैयार थी। वो कहती है, उस वक्त जब मैंने कहा था कि मैंने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी सील कर दी है, वो असल में झूठ था। जैस्मिन को एक शॉक्ड रिएक्शन की उम्मीद थी, लेकिन युनचे बस हां में सिर हिलाता है। वो शांति से कहता है, ओह मुझे पता था। अब शॉक होने की बारी जैस्मिन की थी। वो पूछती है कि उसे ये कब पता चला। युनचे बताता है कि उसे प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क के अंदर उनके 18 महीनों के दौरान शक हुआ था। उसने नोटिस किया कि जब भी वो स्पेशल स्टॉर्म के प्रेशर से टूटने की कगार पर होता, स्टॉर्म अचानक से इतना कमजोर हो जाता कि उसे रिकवर होने का मौका मिल जाता। यह पैटर्न बार बार रिपीट हुआ और उसने समझ लिया कि यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसे शक था कि वो चुपके से उसकी मदद कर रही है। जैस्मिन पूछती है कि उसने इस बारे में उससे कभी पूछा क्यों नहीं या उसकी हेल्प क्यों नहीं मांगी, खासकर जब वो गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में ड्यूक मिंग का सामना कर रहा था। युनचे बताता है कि वो उसके इरादे समझ गया था। वो जानता था कि वो चाहती है कि वो अपनी काबिलियत पर स्ट्रांग बने, न कि उसकी पावर पर डिपेंडेंट हो जाए। इसलिए उसने अपने शक को सिर्फ एक अंदाजा माना और हर सिचुएशन में खुद को सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर होने के लिए मजबूर किया। जैस्मिन स्पीचलेस रह जाती है। उसके गाल गुस्से में फूल जाते हैं, जो बहुत क्यूट लग रहा था। जैसे ही युनचे उसे छेड़ने का सोचता है, अचानक उसके दिमाग में एक जरूरी ख्याल आता है। वो उछल पड़ता है, उसका चेहरा इंटेंस एंजाइटी से भर जाता है। वो डेस्परेशन में पूछता है, जैस्मिन, सारा डेविलिश पॉइजन प्यूरिफाई हो गया है। इसका मतलब तुम अपनी पावर जैसे चाहो वैसे यूज कर सकती हो। जल्दी लिटिल फेरी की लोकेशन ढूंढने में मेरी मदद करो। ये तुमने मुझे शुरू में प्रॉमिस किया था। बिना एक पल सोचे जैस्मिन मदद के लिए तैयार हो गई। उसने अपने हाथ सीने पर बांधकर हां में सिर हिलाया। उसे पहले से ही पता था कि जैसे ही उसकी पावर डेविलिश पॉइजन से आजाद होगी, युनचे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करेगा। जैस्मिन समझाती है, देखो, मैं अभी सिर्फ एक सोल फॉर्म में हूं और अपनी असली पावर का 1000वां हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकती हूं, लेकिन इस मामूली से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट को स्कैन करने के लिए मेरा दिमाग काफी है। इतना कहकर वो अपना छोटा सा हाथ युनचे की आस्तीन पर रखती है। अगले ही पल पलक झपकते ही युनचे खुद को जमीन से 300 मीटर ऊपर हवा में तैरता हुआ पाता है। यह मूवमेंट इतना तेज था कि उसे लगा जैसे यह सच में स्पेस ट्रैवल हो। जैस्मिन उससे बताती है, मुझे 200 सांसें लेने जितना टाइम चाहिए, बीच में डिस्टर्ब मत करना। फिर वो एक गंभीर चेतावनी देती है, याद है ना ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड ने क्या कहा था, नतीजा जो भी हो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना। इसके बाद जैस्मिन अपनी आंखें बंद करती है और उससे एक ऐसी अदृश्य शक्ति निकलती है जिसके बारे में युनचे सोच भी नहीं सकता था। वो शक्ति पल भर में पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट को घेर लेती है और हर जीवित प्राणी का ऑरा उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। जबकि युनचे अपनी सांस रोके इंतजार कर रहा था, एक अनंत प्रतीक्षा के बाद जैस्मिन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। युनचे का दिल तेजी से धड़कने लगता है जब वो चिंता से पूछता है, क्या हुआ? मिली क्या वो? कहां है लिटिल फेरी? और क्या तुमने सिया किंग्यू को भी ढूंढा? जैस्मिन उसे इमोशनलेस आंखों से देखती है और एक ठंडी सांस छोड़ती है। वो कहती है कि उसने यहां के जीवित प्राणियों की संख्या को कम समझा था और उसके सोल फॉर्म की शक्ति उम्मीद से कम निकली। वो निष्कर्ष निकालती है कि उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा
जब तक वो अपनी बॉडी दोबारा बना नहीं लेती। युनचे के चेहरे पर साफ निराशा दिखती है, लेकिन वो जल्दी से खुद को संभाल लेता है। वो नए डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, ठीक है, हम 2 महीने बाद सुप्रीम ओशन पैलेस जाएंगे और वो नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर किसी भी कीमत पर हासिल करेंगे। जैस्मिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देती, जिसे देखकर युनचे उसे छेड़ता है। वो मुस्कुराकर पूछता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती, है ना? जैस्मिन इस बात पर हंसते हुए मुंह फेर लेती है और एक रेड लाइट के फ्लैश में स्काई पॉइजन पर्ल में वापस चली जाती है। जाने से पहले वो उसे उसकी आने वाली लड़ाई की याद दिलाती है, लेकिन स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर जैस्मिन का चेहरा परेशान था। होंगर, जो खुशी से एक स्वॉर्ड चबा रही थी, उसके बदले हुए मूड को नोटिस करती है। वो पूछती है, बिग सिस जैस्मिन, क्या हुआ? तुम अभी अभी तो बहुत खुश थी, फिर अब इतनी उदास क्यों लग रही हो? जैस्मिन बैठ जाती है और खुद से बड़बड़ाती है, नहीं मिली। सच्चाई यह थी कि जैस्मिन की खोज फेल नहीं हुई थी। उसे वो मिल गया था जिसे वो ढूंढ रही थी, लेकिन नतीजा इतना बुरा था कि वो युनचे को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे यह भी अजीब लगा कि उसकी खोज में सिया किंग्यू का कोई निशान क्यों नहीं मिला। जल्द ही उस वादे वाली लड़ाई का समय आ जाता है। युनचे, हैरानी की बात है, बिल्कुल शांत था। वो फंक्शुएर के साथ प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क लेता है, लेकिन सीधे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी नहीं जाता। फंक्शुएर ने उसके कपड़े कस के पकड़ रखे थे। वो चिंता से पूछती है, बिग ब्रदर युन, क्या मैं सच में आपके साथ नहीं जा सकती? मैं अभी भी बहुत चिंतित हूं। युनचे उसे तसल्ली देता है और समझाता है कि उसके पास भागने के लिए प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क है और उसे जीत का पूरा भरोसा है। फिर वो उसे गहराई से किस करता है, एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग एक्टिवेट करता है और बिजली की तरह पूरब की तरफ निकल जाता है। कई 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद युनचे ईस्टर्न ओशन के किनारे पहुंचता है। वो शांत समुद्र के ऊपर रुकता है, जहां एक अकेला ब्लैक फिगर पहले से ही इंतजार कर रहा था। उस फिगर से एक ऐसी ठंडक निकल रही थी जैसे वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक लाश हो। युनचे हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, लगता है तुम काफी जल्दी आ गए हो। काले कपड़ों वाला फिगर मुड़ता है और फैन जुएचन का पीला कठोर चेहरा सामने आता है। उसकी काली आंखों से बेपनाह नफरत निकल रही थी। वो गुस्से से गुर्राता है, तुम अकेले आने की हिम्मत भी कर गए। युनचे अपने हाथ बांध लेता है। उसके चेहरे पर अपमान भरा था। वो पलटकर जवाब देता है, अरे, जब मैंने तुम्हारे पूरे बर्निंग हेवन क्लैन को अकेले ही साफ किया था, तब भी मैं अकेला ही था। अब मुझे बस तुमसे निपटना है, एक बेचारे कीड़े से जिसे मैंने दया करके उस दिन छोड़ दिया था। मुझे किसी मददगार की जरूरत क्यों पड़ेगी? फेन जोचन एक जानवर की तरह दहाड़ता है। वो चिल्लाता है, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसका हाथ आगे बढ़ता है और आसमान से एक विशाल काला हाथ युनचे को पकड़ने के लिए नीचे आता है। युनचे शांति से स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल करके हमले से बच जाता है। युनचे उसके गुस्से को बीच में रोकता है। वो इशारा करता है, रुक जा, अभी हम फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के ज्यादा दूर नहीं हैं। तू नहीं चाहता कि हमारी लड़ाई का असर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी पर पड़े, है ना? वो एक बेहतर जगह पर जाने का सुझाव देता है और जवाब का इंतजार किए बिना ईस्टर्न ओशन की गहराइयों में उड़ जाता है। फेन जूचन उसके ठीक पीछे रहता है। उसकी स्पीड युनचे के एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग के बराबर थी। उड़ते हुए युनचे सावधानी से जैस्मिन से पूछता है, जैस्मिन, उसकी ताकत कितनी है? जैस्मिन ठंडे स्वर में बताती है, सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म का 6ठा लेवल। ये उसी लेवल पर है जिस पर फंग तियनवे था, जिसने तुम्हें डिवाइन फीनिक्स सेक्ट में बुरी तरह से भागने पर मजबूर कर दिया था। युनचे सुन रह जाता है। 3 महीने में सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म में एक लेवल आगे बढ़ना नामुमकिन था। जैस्मिन समझाती है, उसे उसकी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर। मुझे देखना है कि उसकी इस अजीब ग्रोथ का सोर्स क्या है और वो कौन सा सोल है जिसके साथ वो फ्यूज हुआ है। दोनों दुश्मन समुद्र की गहराइयों में ऐसी गति से दौड़ते हैं जिसे आम इंसान समझ भी नहीं सकते। आखिरकार 300 किलोमीटर दूर युनचे एक आर्कीपेलेगो पर रुकता है। वो फेन जुएचन का सामना करने के लिए मुड़ता है और ऐलान करता है, चलो यहां लड़ते हैं। फेन जुएचन की आंखें एक डेमोनिक लाइट से भरी हुई थीं। वो झर उगलते हुए कहता है, तुमने अपने लिए एक अच्छी कब्र ढूंढ ली है। वो चीखता है, मेरे बर्निंग हेवन क्लैन में 70,000 लोग थे। मेरे पिता, मेरे दादा, सब तुम्हारे हाथों मारे गए। मैंने नरक का अनुभव किया है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। युनचे उसकी बातों को अपमान से खारिज कर देता है। वो ताना मारता है, नरक, मेरे सामने नरक की बात करने की तेरी औकात नहीं है। और रही तुम्हारी बात, अगर लिटिल आंट ने उस दिन तेरी जान न बख्शी होती तो तेरी हड्डियां अब तक धूल बन चुकी होती।
युनचे के जहरीले शब्दों ने फेन जुएचन की नफरत को आग में बदल दिया। उसके शरीर से काली ऊर्जा फूट पड़ती है। तभी एक लाल लाइट चमकती है और युनचे हेवन स्माइटिंग डेविल स्लेयर सोर्ड को बुलाता है। सोर्ड के बढ़े हुए वजन को महसूस करके वो लगभग लड़खड़ा जाता है। वो समझ जाता है कि सोर्ड स्पिरिट होंगर ने फिर कुछ खाया है। इसी बीच फेन जुएचन के हाथ में एक काली लंबी स्वॉर्ड आ जाती है। वो गुर्राता है, युन, मैं चाहता हूं कि तुम बिना एक सही सलामत लाश के मरो। युनचे उसकी स्वॉर्ड को नफरत से देखता है। फिर एक हैरान कर देने वाले मूव में वो अपनी हेवन स्माइटिंग सोर्ड को वापस स्काई पॉइजन पर्ल में डाल देता है। वो गहरी नफरत से कहता है, ये घटिया एम्परर प्रोफाउंड वर्ड तुम्हारा हथियार है? इस तरह का कचरा जिस पर मैं नजर डालना भी पसंद नहीं करता, वो तुम्हारा सबसे कीमती हथियार है। कितनी दया आती है तुम पर, इतनी दया कि मुझे अपनी हेवन स्माइटिंग सोर्ड का इस्तेमाल करके तुमसे लड़ने में शर्म आ रही है, क्योंकि ये तो सच में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती होगी। फेन जुएचन का गुस्सा और नफरत उबल रहे थे, लेकिन युनचे के लिए यह काफी नहीं था। इसलिए उसने और भी जहरीले शब्दों से उसके दिमागी संतुलन पर वार किया, जो पहले से ही टूटने की कगार पर था। इसके बाद युनचे ने न सिर्फ अपनी हेवन स्माइटिंग सोर्ड वापस ले ली, बल्कि अपने शरीर से निकल रहे ऑरा का एक बड़ा हिस्सा भी दबा लिया। फिर उसने फेन जुएचन की तरफ एक उंगली बढ़ाई और बेहद मजाक उड़ाते हुए उसे इशारा किया। युनचे बोला, तेरी इस घटिया सोर्ड को देखकर मुझे अपनी हेवन स्मिटिंग सोर्ड इस्तेमाल करने में भी शर्म आ रही है। ऐसा लगेगा जैसे मैं तुझ पर ज्यादती कर रहा हूं। जब तू मुझे मारने के लिए इतना ही बेताब है, तो चल, मैं आज तुझे एक अच्छा मौका देता हूं। युनचे फिर मुस्कुराया और आगे बोला, मैं तुझे 8 घंटे देता हूं। इन 8 घंटों में ना मैं पलटकर वार करूंगा और ना ही ज्यादा दूर भागूंगा। मैं तुझे अपनी मर्जी से अटैक करने दूंगा। देखता हूं कि तेरे अंदर इन 8 घंटों में मुझे मारने की हिम्मत है या नहीं, जब मैं कुछ कर भी नहीं रहा। युनचे की मुस्कान और भी ज्यादा सार्कास्टिक और अपमान से भरी हो गई जब उसने आगे कहा, अगर तू मुझे ऐसे भी नहीं मार पाया, तो फिर कभी मेरे सामने आकर अपनी बेइज्जती मत करवाना। इस ताने की वजह से फेन जुएचन के पीछे एक तूफानी लहर उठी, जो कम से कम 300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। पिछले कुछ सालों में उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म से सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म तक बढ़ी थी। इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि युनचे को मारना उसके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन अब जब वो आखिरकार युनचे के सामने था, तो उसे अपने दुश्मन के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि वो अपमान और मजाक दिखा जिससे वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता था। फेन जुएचन दांत पीसते हुए बोला, तुम अपने कहे हुए हर एक शब्द पर पछताओगे। हर एक शब्द ऐसा लग रहा था जैसे नरक की सबसे गहरी परत से आया हो। अचानक आसमान का रंग गहरा होने लगा। युनचे ने अनजाने में अपना सिर उठाया और सोचा, ओह, बिना बादलों वाला एज्योर स्काई ऐसी स्पीड से डार्क होने लगा जिसे आंखें साफ देख सकती थीं, जैसे कोई डार्क डीमन चुपचाप दुनिया को निगल रहा हो। युनचे ने मन ही मन सोचा, यह क्या हो रहा है? इस चौंका देने वाले बदलाव ने युनचे को बुरी तरह से हैरान कर दिया। यह एक अजीब नजारा था जिसे सुपरनैचुरल फिनोमिनन कहा जा सकता था। उसी पल युनचे के दिमाग के अंदर से जैस्मिन की गहरी हैरानी भरी आवाज आई। वो बोली, यह है। उसके सामने के नजारे ने जैस्मिन की आत्मा में बसे एक प्राचीन स्टार गॉड से जुड़ी याद को जगा दिया। एक बेहद डरावना नाम उसके दिमाग में उभरा। जैस्मिन हकलाते हुए बोली, डे लाइट डिवावर, लाइटलेस इटर्नल नाइट, इल्यूजरी, डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट। युनचे तुरंत सुन रह गया। वो बोला, इल्यूजरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट। ये वो प्रोफाउंड आर्ट है जो फेन जुएचन इस्तेमाल कर रहा है। कहीं तुमने अपनी दुनिया में ऐसा कोई अजीब प्रोफाउंड आर्ट देखा है? जैस्मिन अचानक चिल्लाई, ध्यान मत भटका। मैं अभी भी कंफर्म नहीं कर सकती कि ये इल्यूजोरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट है या नहीं। आज कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसे हराना ही होगा। अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं खुद इससे निपट लूंगी। मुझे इस आदमी के सारे राज जानने हैं। जैस्मिन का लहजा इतना गंभीर था कि युनचे भी चौकन्ना हो गया। उसने अपना एक्सप्रेशन वापस पहले जैसा अपमान वाला बनाया। वो धीरे से बोला, अटैक कर, भूलना मत, मैंने तुझे सिर्फ 8 घंटे दिए हैं। देखने दे कि तेरे अंदर सच में मुझे मारने की काबिलियत है, या तू अभी भी सिर्फ एक घमंडी कमजोर कचरे का टुकड़ा है। इस बातचीत के नतीजे में फेन जुएचन के पीछे अचानक एक बड़ा डार्क वॉर्टेक्स पैदा हुआ और फैलना शुरू हो गया। जैस्मिन ने धीमी आवाज में चेतावनी दी, संभल के, ये एक डार्क डोमेन है। तुम्हें या तो अपनी पूरी ताकत से इसे फाड़ना होगा या जल्द से जल्द यहां से भागना होगा। फेन जुएचन, उसने अपनी ब्लैक सोर्ड आगे बढ़ाई और जैसे ही वो नीचे आई,
उसके पीछे का डार्क वॉर्टेक्स एक विशाल आसमान निगलने वाले डीमन की तरह युनचे की तरफ लपका। युनचे ने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसका शरीर धुंधला हो गया और वो तुरंत फेन जुएचन के हमले से बच गया। उसके बाद उसका शरीर फीनिक्स फ्लेम से जल उठा जब वो आसमान में चला गया और एम्पीरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को जारी किया। जलती हुई फीनिक्स फ्लेम ने जबरदस्ती विशाल डार्क डोमेन में एक स्कारलेट रंग की खाई बना दी। जब तक युनचे रुका वो पहले ही 1 किलोमीटर दूर था। वो ये देखकर हैरान था कि उसके कपड़ों में छेद हो गए थे। ये डार्कनेस न सिर्फ लाइट निकल रहा था बल्कि हर सेकंड उसके मांस को भी खा रहा था। युनचे के शरीर के चारों तरफ फीनिक्स फ्लेम भड़क उठी। उसने आराम से अपने हाथ सीने पर बांधे और फेन जुएचन की तरफ देखे बिना शांति से बोला, टस्क टस्क। क्या शानदार प्रदर्शन था, लेकिन सोचो ये मेरे एक बाल को भी छू नहीं सका। कचरा। वाह! इस ताने के कारण फेन जुएचन के पीछे का ब्लैक वोर्टेक्स अचानक फट गया। एक गुस्से से भरी दहाड़ गूंजी, नाइट डेविल हेवन बेरियल। डार्कनेस ने आसमान को चीर दिया और एक पल के लिए युनचे का पूरा नजारा डार्कनेस में डूब गया, जैसे पूरा आसमान दफन हो गया हो। युनचे की आंखों की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन शांत रहा। जिस पल डार्कनेस ने उसे निगला, उसकी आंखें चमकी और इविल गॉड बैरियर सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन तुरंत एक्टिवेट हो गया। एक साफ फीनिक्स की चीख के बाद फ्लेम स्ट्रीक ने डार्कनेस की दुनिया को चीर दिया। जिस पल युनचे बाहर निकला, इविल गॉड बैरियर पूरी तरह से टूट गया, लेकिन उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। वो दूर भाग गया और फिर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। फेन जुएचन, ये मत कहना कि तेरे पास बस इतना ही है। तू इतना कमजोर है कि हंसी आ रही है। हा हा हा। बाहरी तौर पर युनचे हंस रहा था, लेकिन अंदर से वो हैरान था। वो जानता था कि अगर वो समय पर सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन का इस्तेमाल नहीं करता तो वो कुछ ही सेकंड में गंभीर रूप से घायल हो जाता। फेन जुएचन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन अपने दुश्मन को नुकसान तक नहीं पहुंचा पाया। उसके बदले उसे सिर्फ चुभने वाली हंसी मिली। इसके परिणाम स्वरूप फेन जुएचन की नफरत और मारने की इच्छा नाटकीय रूप से बढ़ गई। उसके हाथ में जेट ब्लैक स्वॉर्ड तेजी से युनचे की तरफ बढ़ी। समुद्र की लहरें आसमान में उठ गईं, जबकि ब्लैक स्वॉर्ड लाइट की किरणें युनचे की तरफ तेजी से बढ़ीं। युनचे ने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो और एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग को मिलाकर फेन जुएचन के हर एक हमले से खुद को बचाया, लेकिन हर हमले के बाद डार्क प्रोफाउंड एनर्जी की लहरें अब भी उसके शरीर से टकरा रही थीं, जिससे उसे अतुलनीय पीड़ा हो रही थी। फेन जुएचन फटी हुई आवाज में दहाड़ा, मर मर, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नतीजतन आसमान में डार्क प्रोफाउंड एनर्जी तेजी से डार्कनेस के उमड़ते बादलों में इकट्ठा हो गई। जैसे ही वो उमड़े, पूरे डार्क डोमेन का ऑरा पागलों की तरह छोड़ दिया गया, जो सब कुछ निगल जाने की धमकी देने वाले डार्कनेस के एक भयावह तूफान में बदल गया। सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।